अच्छा, तो अभी हम करेंगे कुछ सेट रूल्स और समझेंगे कि आयंस किस तरह बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मेरे पास ये एक एटम है, और रूल क्या है, रूल ये है कि एटम के जो किसी सारे एटम्स के लिए यही रूल्स हैं। वो ये है कि उनका जो फर्स्ट शेल है ना, वो मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकता है, ठीक है। जो सेकंड शेल है वो मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकता है, और जो थर्ड शेल है वो मैक्सिमम ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है। अब इससे ऊपर फोर्थ फिफ्थ सिक्स शेल की क्या कहानी है वो आपको अभी ओ लेवल्स में पता होने की ज़रूरत नहीं है। इवन आपको थर्ड शेल की भी ज़्यादा कहानी पता होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी ज़्यादा से ज़्यादा डीलिंग जो है वो फर्स्ट और सेकंड शेल की ही होएगी। अच्छा, अब ये मैंने एक एटम बनाया है यहाँ पे, जिसके फर्स्ट शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जितने वो होल्ड कर सकता है, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं जितने वो होल्ड कर सकता है, और थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं जितने वो होल्ड कर सकता है। लेकिन ऐसे केस होता नहीं है अक्सर। होता क्या है कि फ़र्ज़ करो सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करने की कैपेसिटी है, लेकिन कोई एटम होएगा उसके पास कह लो 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो वो अपना जो सेकंड शेल है ना उसमें 8 भरना चाहेगा, उसको उसको 8 पर लाना चाहेगा। वो इस कन्फिग्रेशन को अचीव करना चाहेगा। अगर उसका फर्स्ट शेल ले लो और उसके फर्स्ट शेल में सिर्फ कह लो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि उसके पास एक और आ जाए और उसकी जो फर्स्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो अचीव हो जाए, ठीक है। थर्ड शेल है और कह लो उसके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो चाहेगा कि बाहर से एक और इलेक्ट्रॉन आए और उसके पास जो है थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं। तो सारे एटम्स जो है ना वो बेसिकली लालची होते हैं। वो चाहते हैं कि उनके पास ना ये वाली जो स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस है ना ये अचीव हो जाए। लेकिन ऐसा होता बहुत कम केसेस में है, और मोस्टली जो एटम्स होते हैं ना उनके शेल्स में ये वाले नंबर्स नहीं होते। तो फिर वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं या लूज़ करते हैं इन स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस को अचीव करने के लिए। अब वो कैसे करते हैं उनको भी ज़रा हम चेक कर लेते हैं। अच्छा, एक बात आपने नोटिस की होगी, वो ये कि मैंने इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो पेयर्स में बनाए हुए हैं, दो दो के। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, और आपने याद रखना है कि जब आपने भी डायग्राम्स बनानी है तो आपने इलेक्ट्रॉन्स को हमेशा पेयर्स में शो करना है। इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, उनका एक पेयर होता है। अगर कह लो कि आपके पास फ़र्ज़ करो इस शेल में एक इलेक्ट्रॉन कम था, तो अब ऑब्वियसली आपके पास जो है ना वो एक सेकंड, आपके पास, अगर मैं इस शेल को कंप्लीट कर लूँ जल्दी से, अब आपके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर शेल में। आपके पास ये वाला बेचारा जो है इसका पेयर नहीं है, तो उस केस में इट्स ओके। लेकिन वैसे आपने क्या करना है, आपने उनको पेयर्स में बनाना है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कुछ सिनेरियोज। ये हमारे पास पहला सिनेरियो है, ठीक है। अब हमारे पास एक एटम है इधर, और हमारे पास इस एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हैं, 8 इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में हैं, और लास्ट वाले में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो अब पहले तो हमने पढ़ा था कि जो एटम भी होता है उसके ऊपर चार्ज क्या होता है, ज़ीरो का। तो ज़ीरो का चार्ज होता है, मतलब प्रोटॉन्स जितने होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये 10 और ये 12 हैं, तो अगर इसका मतलब इसमें 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसके अंदर 12 प्रोटॉन्स भी होंगे, तभी ये न्यूट्रल होएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना एक एटम है, और अब ये क्या चाहेगा, ये चाहेगा कि या तो इसके थर्ड शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो थी 18 इलेक्ट्रॉन्स की वो अचीव हो जाए, या फिर ये एक आसान काम कर सकता है और ये कह सकता है कि मैं जो सेकंड शेल है उसमें मैं 8 इलेक्ट्रॉन्स कर लूँ। क्योंकि देखो, अगर तो वो इस ऑप्शन के साथ जाता है ना, तो उसको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो हैं तो उसको 16 और चाहिए होंगे। जबकि ऑन द अदर हैंड वो अगर इस सेकंड ऑप्शन के लिए जाता है तो वो क्या कर सकता है, सिंपली ये वाले दो लूज़ कर दे, और उसके पास जो है ना ये वाली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाएगी। तो अब इनमें से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चूज़ करनी आसान है, वो सेकंड वाली है, ठीक है। तो एटम्स की एक ये भी ख़ास बात है कि वो लालची तो होते हैं, एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव तो करना चाहते हैं। वो साथ साथ ये भी चाहते हैं कि हमारे लिए आसानी हो, हमें ज़्यादा काम ना करना पड़े, ज़्यादा मूवमेंट ना हो इलेक्ट्रॉन्स की, हमारा काम जो है वो आसानी से हो जाए। तो यहाँ पर 16 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना ज़्यादा मुश्किल है, जबकि ऑन द अदर हैंड वो अगर ये टू लूज़ कर दे तो पीछे उसके पास क्या बचेगा, पीछे उसके पास सीधा सीधा
2 शेल्स रह जाएंगे, और उसके पास जो है ना स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी आ जाएगी सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स की। तो उसको कम काम करना पड़ा और उसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी अचीव हो गई। तो वो क्या करता है, वो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो उसने बेसिकली लूज़ करके बाहर निकाल दिए। तो अब क्या होता है, अब बेसिकली हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स लूज़ होते हैं या गेन होते हैं तो एक चार्ज आ जाता है एटम के ऊपर और वो एक आयन बन जाता है। तो उसी तरह अभी इसके ऊपर भी एक चार्ज आ जाएगा, और क्योंकि हमने देखा कि पहले ये न्यूट्रल था, इसके ऊपर ज़ीरो का चार्ज था, ये एक एटम था, अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर दिए हैं। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बेसिकली 10 हो गए हैं, और इसके प्रोटॉन्स तो क्योंकि चेंज नहीं हुए तो वो उतने के उतने ही हैं। तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास बेसिकली +2 का चार्ज आ जाता है क्योंकि 2 प्रोटॉन्स अब एक्स्ट्रा हैं। तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास बेसिकली +2 का चार्ज आ जाता है, और ये हमारे पास एक कैटायन बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह बेसिकली आयंस बनते हैं। इस तरह डिसाइड होता है कि कौन सी चीज़ जो है वो कौन सा वाला आयन बनेगी। अब इस केस में अगर आप देख लें, इस केस में हमारे पास एक एटम है, ऑब्वियसली इसमें हमारे पास 2, 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसका मतलब है इसमें साथ 5 प्रोटॉन्स ही होंगे, क्योंकि उसी केस में ये न्यूट्रल होएगा। तो अब हमारा ये वाला जो लालची एटम है ये भी क्या चाहेगा कि मेरे पास कोई स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाए इनमें से। तो अब ये क्या करता है, ये कहता है अच्छा यार मैं इसको देखता हूँ और मैं इसको देखता हूँ। अब मेरे पास इन दोनों में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव करना ज़्यादा आसान है। देखो मेरे पास यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर मैंने इस शेल में 8 करने हैं तो मुझे कितने ऊपर चाहिए होंगे, मुझे 5 ऊपर चाहिए होंगे। जबकि अगर मैं पहली वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के साथ जाऊं तो मुझे क्या करना होगा, मुझे सिंपली ये 3 जो हैं ये लूज़ करने होंगे। पर अगर मैं सिंपली ये 3 लूज़ कर दूं तो मेरे पास ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाएगी। तो एटम क्या होता है, एटम बेसिकली लालची भी होता है, वो चाहता है मेरे पास एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी आ जाए और मुझे काम भी कम करना पड़े। तो वो क्या करता है, वो बेसिकली ये चीज़ चूज़ कर लेता है, और वो ये चीज़ चूज़ करता है तो वो क्या करता है, अपने जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये लूज़ कर लेता है बजाय 5 एक्स्ट्रा गेन करने के। तो वो ये 3 लूज़ कर देता है और पीछे उसके पास एक ही शेल रह जाता है और उसके पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी आ जाती है। तो इस केस में होता क्या है कि अब इसके पास रिमेनिंग जो थे यहाँ पर, रिमेनिंग जो अब रह गए हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं इसके पास, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो -2 का चार्ज दे रहे हैं, और जो प्रोटॉन्स हैं वो तो उतने के उतने ही हैं, वो 5 के 5 ही हैं। तो हमारे पास जो चार्ज आएगा ओवरऑल वो आएगा +3 का, +3 का चार्ज आएगा, और ये हमारे पास एक आयन बन जाएगा +3 चार्ज के साथ। ठीक है, अब इस तरह हम इस केस को देख लेते हैं, और इस केस में आप ट्राई करें इस चीज़ को और इस चीज़ को यूज़ करके केस के ऊपर क्या चार्ज आएगा। इसमें ये जो एटम था इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स ये थे और 7 इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो ये थे। तो इसके पास इन टोटल 2 + 7 = 9 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो इसका मतलब है इसके पास 9 प्रोटॉन्स भी होंगे, तभी ये एटम जो है न्यूट्रल होएगा। ठीक है, तो अब क्या होता है, ये कहता है कि अच्छा मैं अब फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गेन करूं या मैं सेकंड वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गेन करूं। तो ये कहता है कि यार ये देखो सेकंड वाली मेरे पास गेन करना जो है वो काफ़ी आसान है, क्योंकि मुझे 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए सिर्फ एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। जबकि अगर मैं फर्स्ट वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के साथ जाऊं तो मुझे ये 7 के 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने पड़ेंगे, तभी मेरे पास रिमाइंडर जो है वो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे जो इस फर्स्ट शेल के अंदर है। ठीक है, तो वो कहता है कि बजाय इसके कि मैं 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करूं, मैं 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से गेन कर लेता हूं। तो वो क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से गेन कर लेता है,
और अब क्या होता है कि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बेसिकली हो जाते हैं 10। अब उस 10 होने की वजह से क्या होता है, उस 10 होने की वजह से ये होता है कि 10 नेगेटिव चार्ज आ जाता है और पॉजिटिव 9 जो है ना वो प्रोटॉन्स का पॉजिटिव चार्ज। तो जो ओवरऑल आंसर आता है वो -1 का होता है और हमें पता चलता है कि अच्छा ये एटम जो अब आयन बना है इसके ऊपर -1 का चार्ज है। तो बेसिकली इस तरह जो है ना आपने डिसाइड करना है कि एक एटम जो है वो पॉजिटिव आयन बनेगा या नेगेटिव आयन बनेगा, और जो आयन बनेगा उसके ऊपर चार्ज कितना होगा। ठीक है, इस चीज़ को यूज़ करके, और ये जो अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है इस चीज़ को यूज़ करके, ठीक है, दो चीज़ें मैं आपको बता दूं। वो ये हैं कि जो लूज़ और गेन होता है ना वो आउटर शेल का होता है, ठीक है, इनर शेल में वो गेन या लूज़ नहीं कर सकता। तो वो आउटर शेल से ही या लूज़ करेगा इलेक्ट्रॉन्स या आउटर शेल में ही गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स। और दूसरी बात, आउटर शेल जो होता है ना सिर्फ वही इनकम्प्लीट होता है। आपके पास ये केस नहीं होएगा कि आपके पास यहाँ पर एक एटम है और उसमें आपके पास ये सिचुएशन हो कि आपके पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर आपके पास जो है ना वो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये वाला इनर शेल जो होएगा ना वो आपके पास इनकम्प्लीट नहीं होएगा, क्योंकि इनर शेल कंप्लीट होता है तो नेक्स्ट शेल शुरू होता है। तो इसलिए आपके पास ये वाली सिचुएशन नहीं होएगी कि आपके पास इनर शेल में ही कह लो एक इलेक्ट्रॉन नहीं है या दो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है और आपके पास एक और शेल आ गया, इस तरह वाला केस आपके पास नहीं होगा।